जय हिंद दोस्तों, एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्टैटिक जीके के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जहां से टीसीएस हर रोज पूछ रहा है और इसे देखकर जाना अत्यंत और बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, एक गाना याद आ गया 1990 के दशक का है कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। तो आइए दोस्तों, अब की बार एनटीपीसी पर हमको साथ नहीं छोड़ना एनटीपीसी का, और एनटीपीसी का जॉब अब की बार लेना ही लेना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले शांति और रसायन के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनस पॉलिंग। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न टीसीएस के ट्रेनिंग में बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्हें भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये देखकर जाना बेहद जरूरी है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले शांति और रसायन के क्षेत्र में व्यक्ति हैं, उनका नाम है लिनस पॉलिंग। आइए अब जो जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनका नाम जान लेते हैं और कब कब मिला ये भी जान लेते हैं। मैडम क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में दिया गया। रसायन विज्ञान के लिए इन्हें मिला था रेडियम की खोज के लिए 1911 में। लिनस पॉलिंग, जिनका हमने जिक्र किया प्रश्नों में, रसायन विज्ञान रासायनिक बंधन के लिए 1954 में प्रदान किया गया था और शांति के लिए 1962 में प्रदान किया गया था। जॉन बर्डिन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए 1956 में दिया गया था और भौतिकी में ही इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और अति चालकता की खोज के लिए इन्हें 1972 में पुनः नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जॉन बर्डिन। ये एनटीपीसी में आ चुका है। फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, याद रखेंगे। तो 2 बार रसायन विज्ञान में प्रथम बार इंसुलिन और प्रोटीन की संरचना के लिए 1958 में प्रदान किया गया था और दूसरी बार 1980 में न्यूक्लिक अम्ल सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें 1980 में रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में ही प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 2 years 8 months and 28 nights किस लेखक की कृति है? पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित एक प्रश्न आना ही आना है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। आइए कुछ और लेखकों के बारे में जान लेते हैं और उनके पुस्तकों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी की पुस्तक है। फ्रॉम द हिल्स है रस्किन बॉन्ड की। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। आई फॉलो दी महात्मा के मुंशी। ईस्ट वेस्ट सलमान रुश्दी। दी सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। ग्रीन सिग्नल्स जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है और प्लेइंग इट माई अवे ये सचिन तेंदुलकर और गुड़िया मजूमदार द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, स्टैटिक जीके के ज्यादातर प्रश्न आ रहे हैं आजादी के बाद से। कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिसे पिछली बार आया था भारत चीन युद्ध के बीच, जब युद्ध हुआ था तो रक्षा मंत्री कौन थे। तो आइए इस टाइप के ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चली थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे या थी? तो हो जाएगा आंसर इंदिरा गांधी। समझौता एक्सप्रेस कब हुआ चली थी? तो 1976 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये 10 जो प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने डाला है। अगला प्रश्न है, मंदिरों से प्रश्न आ रहे हैं, किस शैली की है, उसका निर्माणकर्ता कौन है? कोणार्क के सूर्य मंदिर गंग वंश के किस शासक ने निर्माण कराया था? तो उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम, जो गंग वंश से संबंधित थे। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है
और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा, हो सकता आ सकता है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। आइए जान लेते हैं कि पूर्वी घाट पर कौन कौन पर्वत स्थित है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी है। तो पूर्वी घाट पर पर्वत स्थित है मलयगिरी, गढ़जात, नियमगिरी, ये सब उड़ीसा में है, ये पूर्वी घाट पर स्थित है। मेलागिरी, जवादी, सेवराय, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन पूछता ऐसे है कि सेवराव की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, नियमगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, मलयगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछने का टीसीएस का ट्रेंड ऐसा है, इसलिए हमने पूरा बड़ी अच्छी तरह से जिक्र कर दिया है। आइए, नल्ला मल्ला और पालकोंडा की पहाड़ियां कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो कलसुबाई, महाबलेश्वर की चोटी पश्चिमी घाट में, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी की चोटियां कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम जान लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री बोला जाता है, तमिलनाडु में इसे नीलगिरी बोला जाता है, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर इसे अन्नामलाई और कार्डामम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1992 में। ये प्रश्न भी ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो आइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो थी तो जो योजना थी वो हाथी और उसके आवास के संरक्षण से संबंधित था। आइए, भारत में विभिन्न जीव जंतु और उसके संरक्षण की योजनाएं जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और बाघ के संरक्षण हेतु था। ये प्रश्न एनटीपीसी में आ चुका है। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुआ था और हंगुल के संरक्षण हेतु था। लाल पंडा परियोजना 1996 में पूर्वी हिमालय में लाल पंडा संरक्षण हेतु। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ था, तो 2009 में हिमालयी राज्यों में तेंदुआ का संरक्षण। और कस्तूरी मृग परियोजना 1970 के दशक में शुरू हुआ था, ये कस्तूरी मृग संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों, ये सब चीजों को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम सरस्वती सम्मान से विभूषित साहित्यकार कौन थे। प्रथम, भारत में प्रथम से संबंधित, भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम आदि इत्यादि, ये सब प्रश्नों को आप एक बार गहरी निगाहों से देख लीजिएगा। तो प्रथम सरस्वती सम्मान से विभूषित साहित्यकार जो है हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हिंदी के लिए मिला था। 1991 में प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। और प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है, तो 1991 में रामविलास शर्मा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है जी शंकर कुरूप, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति प्रथम, तो ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री राजगोपालचारी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं देविका रानी, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, तो टी प्रकाशम। टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से प्रमुख हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैन उल आबेदीन को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तृतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। राजा जी किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है, तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ये हो सकता है कि एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। अगला प्रश्न है, देश और उनके राजधानी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो म्यांमार की राजधानी कौन सी है, तो नाय पिडाव, या कहीं कहीं नाय पिएडा भी दिया रहता है। म्यांमार का सबसे बड़ा जो नगर है वो यांगून है। आइए कुछ प्रमुख देशों की राजधानी के बारे में जान लेते हैं, जिसे लीबिया की त्रिपोली, मोजाम्बिक के मपुतो, माली के बमाको, आयरलैंड के डबलिन, पोलैंड के वारसा। और नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो विंडहोक। यूक्रेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो कीव हो जाएगी। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब हो जाएगी। गुआना की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो जॉर्जटाउन हो जाएगी। और फिजी की राजधानी जो हो जाएगी सुआ।
और बेलारूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो मिन्स्क हो जाएगी। तो दोस्तों आइए और लास्ट प्रश्न देखते हैं। भारत एवं चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसका निर्धारण कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1914 में। कब हुआ था, तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। और ये किसके तहत हुआ था, तो मैकमोहन रेखा को 1914 में शिमला और अभिसमय के तहत निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को 1893 में डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। और यही रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। अगला है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा को 1947 में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था, 1947 में। आइए कुछ और प्रश्नों के तथ्य जान लेते हैं। इसे भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य। ग्रेट चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया जो अवस्थित है एवं निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है, तो सुमात्रा इंडोनेशिया एवं निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। और लास्ट है कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं मालदीव को अलग करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।